बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो लेक्चर है सेल उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहा हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये मैं बताता चला जाऊँ, BS ऑनर ज़ूलॉजी चैप्टर नेम सेल, इसका आज हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बेसिक 5 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल। जो सेकंड पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल्स, और जो थर्ड पॉइंट है फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को बनाने में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। और जो चौथा पॉइंट है फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। जबकि पांचवा जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। सबसे पहले स्टूडेंट, आज के टॉपिक में मैं आपको सेल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नेम है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में क्या किया, इसने 1665 में एक बुक लिखी। उस बुक का नेम था माइक्रोग्राफिया। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बुक थी जो उसने सबसे पहले लिखी। इस बुक में उसने सेल की हिस्ट्री के बारे में, सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। बेटा, वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इसने क्या काम किया? इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई, यानी खुद से माइक्रोस्कोप बनाई। एंड ही ऑब्जर्व, इसने मुशाहदा किया, इसने देखा। अब किस चीज़ को देखा स्टूडेंट? इसने एक प्लांट था, उसका जो छिलका था, उसका जो कॉर्क था, उसकी एक थिन स्लाइस ली, एक छोटी सी उसका टुकड़ा लिया, बारीक सा उसका एक टुकड़ा लेने के बाद ही टुक इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसको इसने अपनी खुद साख्ता सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और जब उसने कॉर्क को, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, इसे कुछ खाली खाने दिखाई दिए। इसे कुछ जो खाली खाने दिखाई दिए वो कुछ यूं थे जैसे आप एक बेंजीन रिंग ड्रा करें, उसके साथ ही दूसरी बेंजीन रिंग ड्रा करें, उसके साथ ही तीसरी बेंजीन रिंग ड्रा करें। इस तरह इसे सेल में कुछ कंपार्टमेंट, यानी उस जो कॉर्क था उसमें खाली खाने यानी कंपार्टमेंट दिखाई दिए। बेटा, वो जो खाली खाने इसे दिखाई दिए, उसने इन खाली खानों को सेल का नाम दिया। एक खाली खाने को सेल का नाम दिया, दूसरा भी सेल, तीसरा भी सेल, चौथा भी सेल, और पांचवा भी, और छठा भी, और सातवां भी। ये मैंने आपके सामने ये जो खाली खाने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दिए, उसने इन खाली खानों को सेल का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट, यहाँ पर बात आपने ये याद रखनी है कि उसने ये जो कॉर्क लिया था, यानी एक छोटा सा टुकड़ा कॉर्क सेल का लिया था प्लांट का, ये डेड सेल थे। चूंकि कॉर्क में डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होने की वजह से उसको इनके अंदर पाए जाने वाली चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और उसने इन चीज़ों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हिस्ट्री में इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक, उसने एक बुक लिखी, हुज नेम वाज माइक्रोग्राफिया। ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक स्लाइस, एक थिन सा टुकड़ा ऑफ कॉर्क, कॉर्क का यानी पौधों के छिलके का। एंड फाउंड, और उसने पता चलाया हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसे शहद की मक्खी के छत्ते के खानों की तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। He called these structures as सेल। उसने इन स्ट्रक्चर्स को, इन खाली खानों को शहद की मक्खी के छत्ते
कि खानों जैसे स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दे दिया। स्टूडेंट लास्ट पर मैंने ये बात लिखी है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स, इसने डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था। तो ये आपने बात याद रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की ऑब्जर्वेशन की थी। इसके बाद स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एंटन वॉन लिवनहुक वाज अ साइंटिस्ट, ये वो पहला साइंटिस्ट था, फर्स्ट सबसे पहले इसने देखा एंड ऑब्जर्व्ड, और इस चीज़ का मुशाहदा किया, अ लिविंग सेल, सबसे पहले जिंदा सेल को एंटन वॉन लिवनहुक साइंटिस्ट था, उसने लिविंग सेल का मुशाहदा किया था। कैसे किया था स्टूडेंट, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता सका, मैं ओरली आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही बताता चला जाऊँ। इसने तालाब से, पाउंड से टुक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी का कतरा लिया, एंड ही प्लेस्ड, और इसने रखा अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे। जब इसने उस पानी के कतरे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उस पानी के ड्रॉप में इसे छोटे छोटे जानदार, बड़े छोटी छोटी मखलूक दिखाई दी। यानी जब उसने स्लाइड को, ड्रॉप ऑफ वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उस ड्रॉप में, उस पानी के कतरे में छोटी छोटी मखलूक इसे हरकत करती हुई, स्मॉल क्रिएचर्स वर मूविंग इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, वो पानी के ड्रॉप में छोटी छोटी मखलूक इसे हरकत करती हुई दिखाई दी। इसने उस स्मॉल क्रिएचर को एनिमल्क्यूल्स का नाम दे दिया। तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का जो ऑब्जर्वेशन किया वो एंटन वॉन लिवनहुक साइंटिस्ट था। यानी रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया, एंटन वॉन लिवनहुक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। इसके बाद स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन वाज अ फर्स्ट साइंटिस्ट, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने रॉबर्ट हुक की बात को रिजेक्ट किया। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल वर एम्प्टी स्पेसिस, सेल के अंदर खाली जगहें होती हैं, बट ही कॉल्ड, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा, इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के दरमियान में देयर इज़ अ स्ट्रक्चर हुज नेम वाज न्यूक्लियस। तो इसने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की। रॉबर्ट ब्राउन was the first scientist who discovered the nucleus, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया। अब बेटा किस सेल्स में किया? ऑर्किड रूट, ये एक प्लांट था जिसके रूट के सेल में से इसे न्यूक्लियस दिखाई दिया। इसके बाद स्टूडेंट डुजॉर्डन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल विच वाज नेम्ड सार्कोड, यानी डुजॉर्डन साइंटिस्ट का नेम था। इसने सेल में, लेट्स सपोज दैट इज अ सेल, दैट इज अ न्यूक्लियस, इसने क्या किया? इसने कहा कि लिविंग सेमी फ्लूइड, यानी सेल के न्यूक्लियस के गिर्द लिविंग सेमी फ्लूइड पाया जाता है, मीन्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। इसने इस लिविंग सेमी फ्लूइड को सार्कोड नेम दिया, यानी बेटा प्रोटोप्लाज्म का पहले जो नेम था वो सार्कोड था। डुजॉर्डन डिस्कवर्ड द लिविंग सेमी फ्लूइड, इसने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताया। डिस्कवर्ड द सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ सेल्स विच वाज नेम्ड सार्कोड, और इसने उनको सार्कोड का नाम दिया। फिर इसके बाद परकिंजी साइंटिस्ट था, उसने इस सार्कोड को रीनेम्ड दे दिया। उसने कहा कि सार्कोड का नेम चेंज होना चाहिए, उसने सार्कोड को प्रोटोप्लास्ट का नाम दे दिया। अब प्रोटोप्लास्ट बेटा क्या होता है, आपने ये बात याद रखनी है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दो चीज़ों के मजमूए को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और बेटा कोई भी सेल तब लिविंग या जिंदा सेल कहलाता है
जब उसमें साइटोप्लाज्म भी हो और न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हिस्ट्री में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया 1665 में, लिविंग सेल्स को एंटन वॉन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया। फिर डुजॉर्डन ने सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस के बारे में बताया, और परकिंजी ये साइंटिस्ट था जिसने सारकोड को रीनेम्ड दे दिया प्रोटोप्लाज्म का। परकिंजी बेटा ये साइंटिस्ट का नेम है। इससे रिलेटेड परकिंजी फाइबर्स, हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, वहाँ पर कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, वो भी इस साइंटिस्ट की डिस्कवरी से रिलेटेड है। इसी तरह परकिंजी नर्व्स ये हमारे ब्रेन्स में पाई जाती हैं, वो भी इस साइंटिस्ट की डिस्कवरी है, और इसी के नेम से हम उन्हें परकिंजी फाइबर्स और परकिंजी न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, नर्व्स का नाम देते हैं। फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी स्टूडेंट आज के टॉपिक का तीसरा पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट सेल के बारे में एक थ्योरी है जो अभी तक लॉ नहीं बन सकी। अब इस थ्योरी को बनाने में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात सर अंजाम दी। सबसे पहले है मैथियस शील्डन एंड थीडर शयान। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी पर बड़ा काम किया, यानी फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी को बनाने में इन्होंने अपना रोल प्ले किया। अब सबसे पहले मैं मैथियस शील्डन की बात कर लेता हूँ। पहले इन दोनों ने क्या काम किया उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन दोनों ने सेल थ्योरी को बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो मैंने वर्ड लिखे हैं टुगेदर, इकट्ठे, फार्मूलेटेड सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी बनाई। हाउएवर ताहम देयर थ्योरीज डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इन्होंने थ्योरी तो बनाई लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये नाकाम रहे। किस चीज़ को बेटा एक्सप्लेन करने में ये नाकाम रहे? इन्होंने ये ना बता सके कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। ये इनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड ना कर पाए। अब इन दोनों ने जो काम किया उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। मैथियस शील्डन जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी का ये बॉटनिस्ट था। ही ऑब्जर्व्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स। इसने बहुत ज़्यादा प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया 1838 को। फिर इसके बाद थीडर शयान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इसने एक साल के बाद 1839 को बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो इसने एनिमल सेल्स को, जबकि इसने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद थीडर शयान के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि आप चूँकि बीएस जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्या बेटा थीडर शयान वो साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा ये बात की कि एक सेल के गिर्द, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ सेल, इसने ये कहा कि एक सेल के गिर्द थिन आउटर कवरिंग होती है, एक बारीक सी आउटर कवरिंग होती है। टुडे वी नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट था वो थीडर शयान ने, यानी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने दिया। इसने एनिमल सेल्स को 1839 में ऑब्जर्व किया। ही रिपोर्टेड दैट, इसने ये बताया, सेल्स हैव थिन आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने कहा कि हर सेल के गिर्द एक थिन सी, एक बारीक सी आउटर लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसने सिर्फ यही बात नहीं की कि एक सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, बल्कि इसने ये कॉन्सेप्ट भी उस वक्त डिलीवर किया, प्लांट्स हैव यूनिक करैक्टर्स। पौधों में कुछ मुनफरिद खसूसियात हैं, उनमें एक मुनफरिद खसूसियत ये भी है कि प्लांट्स हैव एन एडिशनल आउटर कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग है जो सिर्फ प्लांट्स का ही यूनिक करैक्टर है, वो सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। तो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है, ये भी थीडर शयान ने बताया था। और लास्ट पॉइंट में इसने ये बात एक्सप्लेन की थी कि एनी एनिमल आर प्लांट,
कोई भी पौधा या प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट, या सेल के किसी प्रोडक्ट से कोई भी पौधा या जानवर बना हो। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीडर शेयान डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इसने एनिमल सेल्स को मुख्तलिफ का मुशाहदा किया इन 1839। ही रिपोर्टेड, उसने ये बात कही, शाया की, दैट सेल्स हैव थिन आउटर लेयर, सेल के बाहर एक बिल्कुल बारीक सी लेयर होती है, विच इज़ नोन टुडे एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। He also concluded, इसने ये भी नतीजा अखज़ किया, दैट के प्लांट सेल्स हैव यूनिक कैरेक्टर, प्लांट सेल्स में एक बड़ी अजीब खुसूसियत ये है, उनका ये यूनिक मुनफरिद करैक्टर ये है, दे हैव एन एडिशनल आउटर लेयर दैट इज़ कॉल्ड सेल वाल, कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। शयान ने प्रपोज दैट, शयान ने ये बात भी कही कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स, या सेल से बनी हुई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट, आज के टॉपिक्स की 3 हेडिंग्स को हमने कवर कर लिया। अब तीसरी हेडिंग का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रुडोल्फ विर्चू के बारे में। बेटा रुडोल्फ विर्चू ये वो साइंटिस्ट था जिसने मैथियस शील्डन एंड थीडर शेयान की जो थ्योरी थी, जो सेल थ्योरी थी, उसमें उसको फाइनल शेप दी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैथियस शील्डन और थीडर शेयान ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो फिर रुडोल्फ विर्चू एक साइंटिस्ट था जिसने 1855 में एक एक्सप्लेनेशन दी। वो बेटा क्या एक्सप्लेनेशन दी? इसने ये कहा कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स हैं, आर फॉर्म्ड, वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूदा सेल से। यानी इसका ये कहना था कि नया कोई भी जानदार है, इसने बेटा ये बात की, ही एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड्स, सेल तकसीम होते हैं, एंड न्यू सेल्स, जो नए सेल्स हैं, आर फॉर्म्ड, वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूदा सेल से। यानी पहले से मौजूदा सेल्स जो होते हैं वहाँ से नए सेल्स बनते हैं। बेटा इसने ये बात अपनी लैंग्वेज में कही, उसको बाद में हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अपनी लैंग्वेज में इसने क्या वर्ड्स यूज़ किए थे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ये थी, ट्रांसलेशन ये थी, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल्स पहले से मौजूदा सेल से बनते हैं। ही गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को जो फाइनल शक्ल थी वो इसने दी। अब बेटा सेल थ्योरी क्या है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, इसके क्या मेन अहम पॉइंट्स हैं, वो आप एफएससी में 3 पॉइंट्स पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 3 पॉइंट्स नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करवाएंगे। वो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी जो जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि ईच सेल, जो एक सेल है, इज मेड अप ऑफ, वो बना होता है। अब बेटा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? लिविंग प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड आउटर थिन कवरिंग। आउटर थिन कवरिंग से बेटा मुराद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने दूसरा पॉइंट ये है सेल थ्योरी का कि ईच सेल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि हर सेल में थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म से मुराद है बेटा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड इट, एक साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड इज बाउंडेड बाय थिन लेयर, और एक सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक थिन कवरिंग होती है, एक बारीक सी कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ईच सेल, और ज़रूरी नहीं कि हर सेल में सेल वॉल हो, कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर विद यानी उसके साथ हो सकती है और विदाउट
के बगैर हो सकती है सेल वॉल, यानी एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तीसरा पॉइंट बेटा रुडोल्फ विर्चू वाला है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, आपको पहले बता दिया गया है। चौथा पॉइंट बेटा ये है कि ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं अलाइक, वो एक जैसे हैं इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के लिहाज से बेटा, केमिस्ट्री के लिहाज से क्या मुराद है, यानी उनमें एक जैसे मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनमें रिएक्शंस एक जैसे हैं। फिजियोलॉजी से मुराद बेटा ये है कि वो एक जैसा, एक ही मैकेनिज्म के थ्रू वो काम करते हैं। इट्स मीन्स दैट कि तमाम सेल्स की जो केमिस्ट्री है और फिजियोलॉजी है, यानी काम करने का जो तरीका है, वो तकरीबन सिमिलर है। बेटा ये सेल थ्योरी के कुछ फंडामेंटल फीचर्स थे। अब इस सेल थ्योरी में आज के दौर में, रिसर्च के दौर में, जैसे जैसे चीज़ें वेल मॉडिफाइड होती गई, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वेल मॉडिफाइड आते गए, हमने इन्हीं सेल थ्योरीज़ के निकात में कुछ एडिशनल बातों को ऐड कर दिया। वो एडिशनल बातों को बेटा हम मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम दे देते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी में इसके भी ये पॉइंट्स ऐड होंगे, इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स, पांचवी हेडिंग आज के टॉपिक की बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। नई सेल थ्योरी के मुताबिक क्या है? सबसे पहला पॉइंट बेटा सेम एज इट इज़ है, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी तमाम जानदार सेल से या सेल्स की बनी हुई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तमाम जानदारों का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ईच सेल, अब जो हर सेल है, इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। हैविंग न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। एंड अदर ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक सेल के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के लास्ट पर मैं डायग्राम पर भी फोकस करवाऊंगा कि जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये किस तरह होती हैं सेल में। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनल्स कैन नॉट डू। बेटा एक सेल को अगर हम अकेला किसी फ्लूइड में, किसी मीडियम में रख दें तो सेल ज़िंदा रह सकता है। सेल में तमाम बेसिकली ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़, ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द लाइफ आर टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर वो तमाम केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जो एक ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदा रहने के लिए होने चाहिए, जबकि एक ऑर्गेनेली के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं होते। इसके बाद स्टूडेंट, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर रह सकता है, वाइल ऑर्गेनेलीज कैन नॉट डू सो, ऑर्गेनेली ऐसा नहीं कर सकते। सेल्स बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बेटा एक सेल्स जो मुख्तलिफ जानदारों से लिए गए हों, आर या टेकन फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जानदार से लिए हों, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, यानी एक जानदार के मुख्तलिफ हिस्सों से सेल ले लिए जाएं या दो मुख्तलिफ जानदारों के सेल्स ले लिए जाएं। दे हैव सिमिलर मेटाबॉलिज्म, उनमें सेम मेटाबॉलिज्म होगा। दे हैव सेम स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। एंड दे हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, उसमें केमिकल कंपोजिशन भी एक जैसी होगी। बेटा लाइफ ओनली एग्जिस्ट इन सेल, मैंने आपको पहले भी बताया है, ज़िंदगी सिर्फ सेल्स में ही पाई जाती है, सेल्स के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं। सेल गेट्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, बेटा सेल्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन होती जा रही है, सेल्स एवोल्यूशन करते जा रहे हैं। सेल्स में मॉडिफिकेशन ये है कि सेल्स अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं अपने काम के लिहाज से। जैसे अगर हमारी बॉडी में बात की जाए, नर्व सेल जो न्यूरॉन सेल्स हैं, दे आर लेंथी, ये बहुत लंबे होते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू दी अदर, ये हमारे जिस्म के एक हिस्से से मैसेजेस को दूसरे हिस्से तक ट्रांसफ़र करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल्स बड़े ही छोटे साइज़ के सेल्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बारीक नैरो सी कैपिलरीज में से पास होना होता है और हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है। जबकि स्टूडेंट सेल्स गेट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसके बारे में मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी। सेल शो होम्योस्टेसिस, एक सेल बेटा अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की सलाहियत रखता है।
लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। बेटा एक जानदार से जब नया जानदार बनता है तो वो सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, यानी एक जनरेशन से, एक नस्ल से नई नस्ल बनाने में भी सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन सेल्स। एक सेल में सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है और वो एक्सप्रेस आपको सेल की डायग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जी स्टूडेंट, आपका सेल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा एक सेल के आउटर मोस्ट साइड पर एक थिन कवरिंग होती है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बेटा सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये गोल्गी ऑपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टेकिंग माई लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।